Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2, जो कि आपके सबसे फाइनल पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एज पर टू दी न्यू सिलेबस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो इस चैप्टर में या फिर इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज और सबसे लास्ट वाला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है गोनाड्स। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है वो खत्म होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कौन सा दूसरे चैप्टर या फिर कौन से दूसरे सब्जेक्ट के बारे में वीडियो लेक्चर्स डालूं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय थायराइड ग्लैंड। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, weighing about 25 to 30 grams and measures about 5 centimeter in length and 3 centimeter in width and varies in size according to the age and sex. It is located in the anterior region of the neck just below the larynx and ventrolateral of trachea, and it is endodermal in origin. It is reddish brown in color, bilobed and highly vascular. The two lobes are connected by isthmus, a connective tissue at second and fourth tracheal cartilage. Thyroid follicles are structural and functional unit of thyroid. तो इस स्लाइड में मैं डिस्कस करना चाहूंगा या फिर इस स्लाइड में क्या बताया हुआ है। तो थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी, उसका वजन 25 से 30 ग्राम तक है और उसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। और ये वैरीज करता है, मतलब इसका जो डिफरेंस है साइज और वेट में जो डिफरेंस है वो वैरीज करता है, बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू दी उम्र के हिसाब से और साथ ही साथ जेंडर के हिसाब से। मतलब अगर मेल है, अगर पुरुष है तो पुरुष में थायराइड ग्लैंड की मात्रा या फिर उसका वजन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दी फीमेल। उसके बाद उसके लोकेशन बताया है बॉडी में, ये आपके गले के पार्ट में, मतलब जहां से आवाज निकलती है उसके पीछे ही थायराइड ग्लैंड मौजूद है, जिसका लोकेशन हमारे बॉडी में लैरिक्स और वेंट्रोलैटरल, मतलब जो आवाज प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन जिसको हम लैरिक्स बोलते हैं, और जो ट्रकिया है उसके बीच में जो स्पेस बची हुई है उसी को हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं या फिर उसमें थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है। इसका कलर रेड ब्राउन है और हाईली वास्कुलर, मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में है या फिर रिच ब्लड ऑफ सप्लाई है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। ये एक्चुअली थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है। तो इसका लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, आपके बॉडी में इसका लोकेशन कहाँ है और इसका डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये बाय लोब्ड है, मतलब इसके दो अलग अलग पार्ट है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम इस्थिमस बोलते हैं उससे कनेक्ट किया गया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। The externally the gland is covered by thin connective capsule. There are about 3 million thyroid follicles, hormones of thyroid gland. तो अभी हमने इसका एनाटॉमी देख लिया है थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं।
फिजियोलॉजी मैंने पहले पार्ट में ही बताया हुआ है कि हॉर्मोन्स या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनकी फिजियोलॉजी ही इसके हॉर्मोन्स के फंक्शन है। मतलब जो फंक्शन इसके हॉर्मोन्स करते हैं वही इस ग्लैंड की या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनका फिजियोलॉजी है। तो द थायराइड ग्लैंड synthesizes, stores and discharge thyroid hormone which are thyroxine, T4, tetraiodothyronine, T3, triiodothyronine। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड एक्चुअली तीन प्रकार के जो हॉर्मोन से मेजर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला है थायरॉक्सिन, उसके बाद है टेट्राआइडोथायरोनाइन जिसको हम T4 हार्मोन भी बोलते हैं, और जो थर्ड नंबर का जो हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनाइन। द T3 एंड T4 आर stored in thyroid follicular cells and have the same function. It is regulated by thyroid stimulating hormone TSH or thyrotropin in negative feedback mechanism. T3 is more active and T4 is more potent hormone. Thyroxine is the main metabolic hormone. It maintains the BMR जिसको हम बॉडी मास रेशियो बोलते हैं by increasing glucose oxidation known as calorogenic effect। तो इसमें जो T3 और T4 के बारे में बताया हुआ है, तो T3 सबसे एक्टिव है और T4 सबसे पावरफुल हार्मोन से, और जो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो मेटाबॉलिक हार्मोन भी हम उसको बोलते हैं, या फिर वो मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, बीएमआर के जो रेशियो है उनको मेंटेन करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। It controls the normal protein synthesis, body growth, causes the development of gonads and also the mental faculties. It controls body weight, respiration rate, heart rate, etc. Deficiency of thyroxine causes creatinism। जिसके जो सिम्टम्स है वो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, mental and physical retardation in and in adults causes myxoedema, thickness and fluffiness of face, loss of memory, mental dullness and slow action. Excessive secretion of thyroxine causes Graves disease जिसके सिम्टम्स है इंक्रीज बीएमआर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई हार्ट रेट, deposition of fats in eye sockets, weakness, weight loss. It is an autoimmune disorder। तो जो थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो कैसे बीएमआर को मेंटेन या फिर रेगुलेट करता है, तो वो नॉर्मल जो प्रोटीन सिंथेसिस रहती है जो हमारे बॉडी में ऑकर होती रहती है उनको कंट्रोल करता है। मतलब जब बॉडी को प्रोटीन बहुत ज्यादा लगती है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, जिसके वजह से बॉडी ग्रोथ होती है। जो गोनाड्स मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में अपना अहम रोल निभाते हैं, तो उन्हीं सारे ऑर्गन्स को हम गोनाड्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर में। तो उसका भी डेवलपमेंट में थायरॉक्सिन का बहुत अहम रोल है। साथ ही साथ मेंटल मतलब ब्रेन को एक इफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन या फिर न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद डिफिशियंसी, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी किसी इंसान के अंदर हो तो उसको, अगर वो एक चाइल्डहुड है मतलब 12 साल से छोटा बच्चा है, अगर उसके अंदर थायरॉक्सिन की कमी है तो उसको क्रिएटिनिज्म नाम की बीमारी होती है, जिसकी सिम्टम से फिजिकल और मेंटल रिटार्डनेस मतलब उसको समझने में ज्यादा देर लगती है। और अगर वो अडल्ट है तो उसमें मायोओडिमा नाम का जो डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है वो होता है, जिसके अंदर उसके जो सिम्टम्स है वो है मेमोरी लॉस,
मेंटल डलनेस मतलब उसको सोचने में ज्यादा देर लगती है, उसका एक्शन स्लो होता है, मतलब जिस स्पीड में वो करना चाहता है उस स्पीड में नहीं हो पाता। साथ ही साथ फ्लफीनेस मतलब जो चेहरे का जो आजू बाजू का जो पार्ट रहता है वो बहुत ही फ्लफी हो जाता है, बहुत ही फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा है थायरॉक्सिन तो गॉइटर नाम का डिसीज होता है जिसको हम ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। तो इसके सिम्टम्स से इंक्रीज बीएमआर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, डिपोजिशन ऑफ फैट्स मतलब आंखों के नीचे का जो पार्ट रहता है उसके अंदर फैट्स का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से एक टेम्पररी ब्लाइंडनेस आती है, मतलब आंखों से दिखना कम हो जाता है क्योंकि फैट्स बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, वीकनेस आती है और बहुत ज्यादा मात्रा में वेट लॉस होता है। तो एक कॉमन या फिर कॉमन सर्कमस्टांस ऐसा निकलता है, अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हुआ, जरूरत से कम हुआ या फिर जरूरत से ज्यादा हुआ, तो उसका अल्टीमेट एक्शन ह्यूमन ब्रेन के ऊपर पड़ता है, जो कि बहुत ही एक बुरा असर करता है, जैसे कि डायरेक्टली मेंटल रिटार्डनेस ला सकता है अगर थायरॉक्सिन की लेवल कम ज्यादा हुई तो। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो यह है ग्रेव्स डिसीज जिसको हम ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो जो नीचे वाला जो फोटो दिखाई दे रहा है उसमें एक नॉर्मल थायराइड या फिर एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की डायग्राम है, और जो अपर पार्ट है इसमें हमें एक ग्रेव्स डिसीज हो चुका इंसान का पिक्चर है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आते हैं थायरो कैल्सिटोनिन जिसको हम टीसीटी भी बोलते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम reuptake. It regulates blood calcium level and also stimulates calcium absorption in bones. मतलब थायराइड ग्लैंड T3, T4, थायरोक्सिन इन तीन हार्मोन को सिक्रेट करने के साथ ही साथ थायरोकैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन रहता है उनको भी सिक्रेट करता है, और उसका काम है कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करना और उसको कंट्रोल करना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही जंप करना है तो आप सीधा उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं आने वाले दिनों में कौन से दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स डालूं अकॉर्डिंग टू डी फार्मेसी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जो सेकेंड टाइप का जो ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये एक्चुअली थायराइड के बैक साइड में ही प्रेजेंट है, इसीलिए उसका नाम पैराथायरॉइड ग्लैंड है। लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट two pairs of parathyroid gland present on each lobe. The parathyroid gland secretes the hormone parathyroid hormone, which is regulated by calcium level in blood. PTH is hypercalcemic hormone, thus it increases calcium balance maintained by TCH and PTH. तो जो थायराइड ग्लैंड है वो जो सेकंड नंबर का ग्लैंड है जो हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पहले वाला जो ग्लैंड है जो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड मौजूद है, जो कि पैराथायरॉइड हार्मोन नाम का एक केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल सिंथेसाइज, स्टोर और प्रोड्यूस करता है, जिसका रेगुलेशन कैल्शियम लेवल्स डिसाइड करता है हमारे ब्लड के अंदर। और इसके पहले के ही स्लाइड में हमने स्टडी किया है कि जो कैल्शियम लेवल जो टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो सीक्रेट या फिर वो रेगुलेट करता है।
तो अल्टीमेटली या फिर एक सरल भाषा में बताया गया तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शंस या फिर उसके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक्चुअली थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन मतलब उसका पूरा एनाटॉमी ही दिखाया हुआ है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे ही उसका लोकेशन प्रेजेंट है ऑन दी ईच लोब। तो इसका डायग्राम आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। जो थर्ड नंबर का जो ग्लैंड है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है थाइमस ग्लैंड। इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड द एओर्टा। It is formed of lobes and is responsible for immune response of the body. The thymus gland secretes thymosins, which plays important role in differentiation of T lymphocytes, which produces cell-mediated immunity. It also promotes antibodies production by providing humoral immunity. तो जो थाइमस ग्लैंड है उसका वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है वो है थाइमोसिन। और वही थाइमोसिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है? जो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स मतलब जो टी लिम्फोसाइट्स के इमैच्योर सेल से और जो मैच्योर सेल से उनको डिफरेंशिएट करता है मतलब उनको अलग अलग रखता है ताकि जब जरूरत पड़े तो एक बहुत ज्यादा गड़बड़ी ना हो हमारे बॉडी में। तो उसको ही रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम थाइमस ग्लैंड करता है और साथ ही साथ एंटीबॉडीज भी प्रोडक्शन करता है जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी एक्शन या फिर जो एक एंटीजन इन्वेडिंग जो प्रोपेगेंडा रहता है उसमें बहुत अहम रोल निभाता है एंटीबॉडीज, जो हमें एक बेहतर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थाइमस ग्लैंड का लोकेशन है जो कि थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो इसका लोकेशन और अगर आपने बहुत ध्यान से अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ा होगा ओएसएस सिस्टम में तो इसका लोकेशन और जो स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं उसका लोकेशन बहुत हद तक एक साथ ही है या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्टर्नम के ऊपर ही थाइमस ग्लैंड का लोकेशन है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो सबसे सेकंड लास्ट वाला जो ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। तो आपको बहुत बार डाउट आ चुका होगा कि पैनक्रियाज एक्चुअली ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो पैनक्रियाज एक ऐसा एक ह्यूमन ऑर्गन है या फिर ह्यूमन ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ ही साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब कुछ पार्ट उसका एक्सोक्राइन है कुछ पार्ट उसका एंडोक्राइन है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का उसके बारे में हमने स्टडी किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर जो एंडोक्राइन पार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो इट इज द ड्यूअल ग्लैंड एंडोक्राइन as well as exocrine. The endocrine pancreas, which is known as islet of Langerhans, which secretes three cells: alpha cells, beta cells, and the delta cells. The alpha cells secretes glucagon and a beta cell secretes the insulin. Glucagon is a hyperglycemic hormone. It increases blood glucose level by glycogenolysis. It also stimulates glyconeogenesis, which also contributes to the hyperglycemia. Insulin is a peptide hormone which plays the important role in maintaining blood glucose level. तो जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम इजलेट ऑफ लैगरहैंस बोलते हैं और जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं।
तो जो इंसलेट ऑफ लैगर हैंड से वो एक्चुअली 3 प्रकार के सेल्स को सीक्रेट या फिर सिंथेसाइज करता है। तो सबसे पहला है अल्फा सेल्स, फिर आता है बीटा सेल्स और लास्ट है डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन नाम का जो हार्मोन या फिर जो केमिकल रहता है कार्बोहाइड्रेट्स उसको मेंटेन करता है या फिर सीक्रेट करता है। बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करता है और जो डेल्टा सेल से वो एक्चुअली अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो जो जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन सीक्रेट करता है उसका एक्चुअली क्या काम है? जो इसका काम है, अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में या फिर किसी इंसान के बॉडी में कम हुई तो उसको डायबिटीज मेलिटस नाम का डिसीज या फिर डिसऑर्डर हो सकता है। तो डायबिटीज के बारे में ज्यादा बताना मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि डायबिटीज के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि ये शुगर की बीमारी है या फिर शुगर रिलेटेड बीमारी है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हुई हमारे बॉडी के अंदर तो डायबिटीज हो सकता है, जिसके वजह से जो सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं उसको शुगर या फिर ग्लूकोज नहीं मिल पाता और जो शुगर्स मौजूद रहता है वो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, जो एक ब्रिज फॉर्म करता है। इंसुलिन एक प्रकार का ब्रिज या फिर एक गेट फॉर्म करता है, जिसके वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर होके वो यूटिलाइज होता है। अगर गेट या फिर कोई ब्रिज ही प्रेजेंट नहीं है तो इंसुलिन की मात्रा ब्लड सेल्स के अंदर कम रहेगी और ब्लड के अंदर ज्यादा रहेगी, जिसके वजह से डायबिटीज मिलिटस नाम का जो डिसीज है वो एक इंसान में होती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। इंसुलिन स्टिमुलेट्स hepatocytes and adipocytes for glucose uptake and utilization. This causes hypoglycemia and conversion of glucose in glycogen, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डायबिटीज mellitus due to insufficient insulin level. In this condition, the cells are unable to utilize the glucose. Blood having high blood glucose level, which is excreted in urine. The harmful ketone bodies are formed in the body, leading to the ketosis. Diabetes can be treated by hypoglycemic drugs and insulin therapy, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी में और फार्मेकोथेरेपेटिक्स में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक्चुअली पैनक्रियास का डायग्राम है, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके एनाटॉमी में हमने स्टडी किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है गोनाड्स। तो मैंने गोनाड्स के बारे में पहले ही बताया है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में अपना योगदान देते हैं या फिर अहम रोल निभाते हैं, उन्हीं सारे ऑर्गन्स को हम गोनाड्स बोलते हैं। तो अगर वो एक मेल है, मतलब पुरुष के अंदर गोनाड्स एक टेस्टिस रहते हैं और फीमेल के अंदर उसका नाम है ओवरी। तो टेस्टिस के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। द पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द scrotal sac outside the abdomen in the male. Testes are the primary reproductive organ and endocrine glands. Testes are composed of numerous seminiferous tubules. बहुत सारे seminiferous tubules से वो एक बना हुआ है टेस्टिस, और साथ ही साथ लेडिक सेल्स नाम का जो अदर ऑर्गन से उससे वो एक कॉम्बिनेशन होके टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ है। सो लेडिक सेल जो एक एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, जो कि एंड्रोजेंस भी हम उसे बोलते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म्स उसको अहम रोल निभाते हैं या फिर इसका वही काम है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड।
It causes maturation of reproductive cells like reproductive organs like vas deferens, epididymis, seminical vesicles, and prostate gland. They promote facial and axillary hairs, aggressiveness, low pitch of voice, and also spermatogenesis. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जो सेकेंड गोनाड है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें दिखाई देती है, जिसका नाम है ओवरी। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन। Ovaries are the primary female reproductive organ and also the endocrine gland. Ovaries secrete two hormones, estrogen and progesterone. Estrogen is secreted by the developing ovaries. It has multiple roles like growth of reproductive organ like ovaries, oviduct, uterus, and vagina. It also controls the secondary sexual characters like high pitch of voice, development of mammary glands, broadening of pelvis, pubic hair, etc. After ovulation, the empty Graafian follicle is converted into structure called as a corpus luteum, which secretes the hormone known as progesterone. Progesterone is a pre-gestational hormone which maintains the pregnancy. It also acts on mammary gland for the milk secretion and ejection. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फार्माजेंस क्लासेस को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट लूं जिसके ऊपर मैं अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर